हेलो दोस्तों, आज हम सीडीपी का 7वां क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित संरचनाओं में से किस शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो ए समावेशी शिक्षा, बी पृथक्करण, सी मुख्य धारा शिक्षा और डी एकीकृत शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा। संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो ए पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया और कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो इसमें कौन सी ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो इसमें नहीं है, तो ये कंठस्थीकरण एवं स्मरण जो हैगा ये इसकी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, बी जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, सी अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, डी एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल हैं निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एक निगमनात्मक विधि का, बी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का, सी परंपरागत विधि का और डी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो ए संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? तो ए विद्यालय, बी सरकार, सी मीडिया और डी परिवार। तो प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम क्या होता है? परिवार होता है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 7, जीन पियाजे के सिद्धांत का मुख्य प्रस्ताव है कि क्या बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, सी बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है और डी बच्चों में सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। चलिए प्रश्न संख्या 8, जेंडर एक क्या है? ए मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, सी एक आर्थिक अवधारणा है और डी एक जैविक निर्धारक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक सामाजिक संरचना है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो ए संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक एवं स्व, बी शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सी सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व स्व और डी शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। प्रश्न संख्या 10, बुद्धि के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? ए बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, बी बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियाँ जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं और डी बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। ओके। प्रश्न संख्या 11, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों की किस तरह से देखा जाता है? बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो ए निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, बी सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, सी खाली स्लेटों के रूप में और डी छोटे वयस्कों के रूप में। उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को देखा जाता है। प्रश्न संख्या 12, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है और एक सामाजिक गतिविधि है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एक सामाजिक गतिविधि है। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? तो ए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, बी
विलंबित अनुकरण, सी विचारों की अनुक्रमणिकता और डी वर्तुल प्रतिक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विचारों की अनुक्रमणिकता जो है क्रियात्मक अवस्था काल में बच्चे को विशेषित करता है। ओके, प्रश्न संख्या 14, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। तो एक अधोगामी और शीर्षगामी, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, परिष्कृत सी है परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास और अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, और डी है शीर्षगामी अधोगामी। उसका सही उत्तर क्या होगा? चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक है। ओके, प्रश्न संख्या 15, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति और किशोरावस्था। तो वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है तो वह होगी किशोरावस्था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशलों का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, तो उनके अनुसार ये कहा गया है कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं बच्चे जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ओके, प्रश्न संख्या 17, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें जीन पियाजे ने अहं केंद्रितता वार्ता कहा है। जीन पियाजे ने मौखिक संवाद जो बच्चे खुद से करते हैं तो उसको अहम केंद्रितता वार्ता कहा है, केंद्रित वार्ता कहा है, परंतु लेव वायस्की ने उन्हें क्या कहा है? व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता तथा अहम केंद्र। तो वायगोस्की ने इसे व्यक्तिगत वार्ता कहा है। चलिए प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता? तो इसमें नहीं का है तो इसका क्या सही होगा? विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बी बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, सी निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, और डी बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो ए ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, बी प्रतीकात्मक विचार का विकास, सी अहम मान्यता तथा डी अनुत्क्रमणीयता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतीकात्मक विचार का विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ए करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, और ये थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग तथा परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना तथा रैंकिंग। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो प्रश्न संख्या 21, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जाता है? तो ए उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, बी इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, सी यह नैतिक तर्क तथा कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, डी उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। प्रश्न संख्या 22, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व ए स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों के संदर्भित करता है, बी में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों को समायोजन होता है, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है और समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक उभयलिंगी व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। प्रश्न संख्या 23, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो मीडिया, समाजीकरण, संस्कृत और ट्यूशन। तो ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। प्रश्न संख्या 24, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है, ए वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं,
बी उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, सी परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते तथा डी वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। प्रश्न संख्या 25, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बी बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, सी पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है और डी प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। प्रश्न संख्या 26, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या सही होगा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ठीक है। प्रश्न संख्या 27, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिसलेक्सिक हैं, सृजनात्मक है और प्रत्यास्थी हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सृजनात्मक है। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक संवेग है, स्मृति, डर, ध्यान और उत्तेजना। तो इसमें डर जो है एक संवेग है। चलिए प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सा कथन कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ए, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और डी, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं जो पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का जो अच्छा वर्णन करता है। ओके, प्रश्न संख्या 30, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समृद्धि से प्राप्त की, क्या प्राप्त की, ए मानवतावाद, बी व्यवहारवाद, सी रचनावाद और डी संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, रचनावाद। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समृद्धि रचनावाद से प्राप्त की है। ओके।